हेलो बच्चों, मेरा नाम है नटवर सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मन का लाइव। आज हम क्लास 10th का टर्म 2 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज चार्ज, है ना, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बेसिकली आपने सभी ने एटम का मॉडल देखा होगा। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है चार्ज। जैसे कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक मास। जैसे कि मास होता है, मास इज अ फंडामेंटल, कोई भी बॉडी होगी उसके अंदर मास होगा ही होगा। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये सब क्या होता है, इन एक एक चीज़ की डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये दो टाइप हो गए। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। बेटा ये हमने इनको साइन असाइन कर दिया है कि हम ये कहेंगे कि दिस इज इलेक्ट्रॉन इज टाइप 1 एंड प्रोटॉन इज टाइप 2। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें नोट करना है कि हम ये देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैं इसको QE लिख रहा हूँ, एंड QP चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिखाई दे रहा है आपको, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर कि सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो पॉजिटिव है एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो कैन आई से कि सर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कम होगा प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है और ये तो माइनस है। नहीं बेटा, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, है ना। हमें ये समझना होगा कि प्लस एंड माइनस ये सिर्फ टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कलर होता है रेड एंड ब्लैक, है ना, तो रेड इज वन टाइप, ब्लैक इज अनदर टाइप। ठीक है, जैसे ही एक ये टाइप है हमारा, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव बोल दिया, उसको एक टाइप हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो दूसरे टाइप का चार्ज हो गया, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पर चार्ज सेम रहने वाला है, बस उनका टाइप अलग अलग होने वाला है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उस पर चार्ज कंजर्व रहने वाला है। इसका क्या मतलब है कि उसका चार्ज ना तो बढ़ सकता है ना ही कम हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द रीजन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वही है रीजन चार्ज के होने के। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहीं नहीं जा सकते, उनको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, कहीं बाहर से कोई चार्ज नहीं आया है या वहाँ से चार्ज लीक नहीं हुआ है, तो उस सिस्टम का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो कंजर्व रहने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज दैट चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो चार्ज है हमारा ये डिपेंड नहीं करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, है ना। जैसे कि आपने 9th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वहाँ पर हम एक ट्रेन को देखते हैं ग्राउंड पर खड़े होकर, तो उसका वेलोसिटी हमें जो दिखाई देता है, एंड कोई दूसरा पर्सन मूविंग ट्रेन से अनदर मूविंग ट्रेन को देखता है तो उसका वेलोसिटी अलग दिखाई देता है ना। तो दोनों ऑब्जर्वर के रिलेटिव उस ट्रेन का वेलोसिटी अलग अलग है ना। बट ऐसा चार्ज के केस में नहीं होता है। चार्ज के केस में क्या होता है कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड लास्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा पैकेट, है ना, ये एक पैकेट में आता है। ठीक है, क्वांटा का बेसिक मतलब होता है पैकेट, है ना। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि चार्ज कितना होगा, तो चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना होगा या 2 इलेक्ट्रॉन के जितना होगा या 3 इलेक्ट्रॉन के जितना होगा, है ना। कभी भी चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन इतना नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक दुकान पे ठेले वाले के पास केले लेने गए, तो वो तो आपको या 1 केला देगा या 2 देगा या 3 देगा।
1.5 केला तो पॉसिबल नहीं है, वो कट करके तो देगा नहीं। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो चार्ज अवेलेबल होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब हमारे पास जो पहला चार्ज मिलेगा सबसे छोटा वो मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻19, उसके बाद मिलेगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। सिमिलरली 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, इसका टाइप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है बेटा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आया कि चार्ज आपको पैकेट्स के फॉर्म में मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड, ये आप सभी को आई थिंक बहुत कॉमन सेंस से भी पता होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव टाइप चार्ज एंड नेगेटिव टाइप चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये जो फोर्सेस आते हैं बेटा इन दोनों के बीच में, इंटरेक्टिव फोर्सेस, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रहा है ना, वो बाहर की तरफ उसे धक्का दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करंट, ठीक है। तो करंट का बहुत सिंपल सा मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। अब ये फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे पानी का फ्लो, एयर का फ्लो। अगर पानी का फ्लो होगा तो कहेंगे वाटर करंट, अगर एयर का फ्लो होगा तो कहेंगे एयर करंट ना। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा फ्लो। फ्लो का मतलब हुआ कि जो चार्जेस हैं, ये मैं जो गोले बना रहा हूँ इसका मतलब चार्जेस है, दे आर मूविंग, ये मूव कर रहे हैं, है ना, मोशन। तो अगर चार्ज मोशन में होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। तो द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, लेट अस सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक पाइप है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं ऐसे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज, एंड जितने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब जितना कम समय लेंगे वो मूव करने में, उतना ज़्यादा करंट। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा करंट, और जितना कम टाइम मूव करने में उतना ज़्यादा करंट। इसीलिए फॉर्मूला आया चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इट इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अगर ये रुक गए तो करंट नहीं होगा, है ना, फ्लो होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। एंड अगर हम चाहते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। 10th क्लास के लिए बेटा, हम 10th क्लास के लिए हम ये मानेंगे कि करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी, बट वो बियॉन्ड योर सिलेबस है, तो हम अभी यही समझेंगे कि करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर्स को करते हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस से मेरे पास यहाँ से आया 5 एम्पियर करंट, ठीक है, और यहाँ से आया 2 एम्पियर करंट, है ना। तो यहाँ पर कितना करंट बनेगा? यहाँ पर 7 एम्पियर करंट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जंक्शन पर चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता। करंट का मतलब ये फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो यहाँ से 5 आया, यहाँ से 2 आया, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 7, है ना। ये वेक्टर नहीं है। अगर ये वेक्टर होते तो फिर इस एंगल पर डिपेंड करता, है ना, बट इस एंगल पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली एडिशन है। आप वायर को किसी भी ओरिएंटेशन में रखें, किसी भी ओरिएंटेशन में रखें, अगर एक वायर में 5 और दूसरे में 2 आ रहा है तो रिजल्टेंट विल बी 7 एम्पियर, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, इट्स डायरेक्शन इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसके ऑपोजिट में हमने कन्वेंशनल करंट को माना है, ठीक है। बेसिकली इनिशियली जब हमने देखा कि व्हाट इज द रीज़न ऑफ करंट, है ना, तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो कंडक्टर्स में जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने कन्वेंशनल करंट को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट माना है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट माना है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, हमने किस तरीके से इसको डिसाइड किया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है हमारे पास। इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, बट करंट का फ्लो जो है वो आपको ब्लू एरो से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करते हैं उसके उल्टी दिशा में हमारा करंट, कन्वेंशनल करंट हम मानेंगे कि फ्लो कर रहा है। ओके, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमने तो ये देखा है कि जैसे आपके घरों में जो वायर लगा हुआ है, वायर में आपने देखा होगा कि अंदर मेटल होता है। ठीक है, उसको टच करते तो हमें करंट लगता है, लेकिन अगर उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दें तो हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को डिवाइड किया। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब, ठीक है, जो इजीली फ्लो करने दे इलेक्ट्रॉन्स को, जो इजीली फ्लो होने दे इलेक्ट्रॉन्स को। सब्सटेंसेस विच ऑफर कंपैरेटिवली लेस ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ये करंट को बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, बहुत कम ऑपोजिशन ये देता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में, तो हम कहेंगे दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कंडक्टर। कंडक्टर का रीज़न क्या है? कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जनरली कंडक्टर जो होते हैं, अगर आप उनका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस देखो तो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, एंड जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, इसीलिए ये फ्री टू मूव होते हैं अदर एटम्स में, ये दूसरे एटम्स में भी इजीली जा सकते हैं। तो कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो कर सकता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो था ये लूजली बाउंडेड था या फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस जनरेट्स करंट। नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा कि ये यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, या बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंडक्टर के एग्जाम्पल हुए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दे आर वेरी गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, इंसुलेटर, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब इंसुलेटर हुए। इन दोनों के बीच का एक मटेरियल होता है बेटा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसका प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर्टी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा या इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, ये इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होता है। ओके, अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो बेटा, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैं इसके नज़दीक में लाना चाहता हूँ। ठीक है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जो मैं इसके नज़दीक में लाना चाहता हूँ। इसको फिक्स कर दिया, इसको इसके पास लेके आऊँगा। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये जो चार्ज है, इसको, ये वाला चार्ज, चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 को आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स है ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किसने लगाया? चार्ज 1 ने लगाया। अगर मैं फिर भी इसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट ऑपोजिट, जितना फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये इधर मूव कर पाएगा, है ना। अब ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बिना एक्सेलरेशन के इसके पास आए, है ना। अब अगर ये हम फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स है ये हम लगा रहे हैं और इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि फिक्स चार्ज के नज़दीक मुझे एक पॉजिटिव चार्ज को लाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क जो है वो इस चार्ज, सेकेंड चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम किसी मास को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और हमने जितना वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट किया वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में
स्टोर्ड हो जाता है। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर जो भी हम वर्क करेंगे वो इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, जितनी एनर्जी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, वर्क डन आपने किया उतनी एनर्जी स्टोर हुई, है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, आपका जो चार्ज था अगर वो ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम होगा तो कम वर्क करना पड़ेगा, तो उसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसी को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, उसी को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, फिक्स है ना। अगर मैं दूसरा चार्ज बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर मेरा दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो ये उसको थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि इसका वहाँ तक इसकी रीच नहीं है, इन्फिनिटी तक इसकी रीच नहीं है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो तो मेरा दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, है ना। तो वहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आऊँगा, ठीक है, लेट अस सपोज मैं इसको ए पर लेकर आ गया, तो इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक जो लाने में वर्क डन किया, जितना वर्क डन इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में हमने किया, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और अगर उस पोटेंशियल एनर्जी, उस वर्क डन को मैं चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल को हम सिंबल V से डिनोट करते हैं, तो आई विल राइट VA। तो आई विल राइट A पर इसका पोटेंशियल होगा वर्क डन बाई दिस चार्ज। ये चार्ज नहीं लेना है, ये तो फिक्स है, ठीक है, जिसको मूव करवा रहे हैं उसको लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक कोई एक चार्ज को लेके आता हूँ, सेम चार्ज है B, सेम चार्ज है, उसे मैं पॉइंट B तक लेकर आता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक मुझे वर्क डन 2 करना पड़ा, ये वर्क डन 1 था, ये वर्क डन 2 करना पड़ा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने पर जितना मैंने वर्क किया उसको मैं अगर इस वाले चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा A तक लाने में, क्योंकि ये जो चार्ज है ये रिपेल कर रहा होगा इसे, और मैं और ज़्यादा दूर पास लाना चाहता हूँ, इन्फिनिटी से और ज़्यादा पास लाना चाहता हूँ, यहाँ तक लाना चाहता हूँ, इसके नज़दीक लाना चाहता हूँ, ठीक है, पॉइंट A तक लाना चाहता हूँ। तो WD1 दैट इज़ वर्क डन 1 बड़ा होगा वर्क डन 2 से, इसीलिए मैं कहूँगा पोटेंशियल A बड़ा होगा पोटेंशियल B से। ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी से अगर हम, ठीक है बेटा। तो हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का जो वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज, है ना, पर यूनिट चार्ज, वो ही उस जगह का पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी से A पर लाएं एंड इन्फिनिटी से B तक लाएं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं B से A तक भी लेके आऊं ना, अगर मैं B से A तक लेकर आऊं तो यहां से यहां तक का जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो कुछ कम होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से A तक लाने का ज़्यादा वर्क है, इन्फिनिटी से B तक लाने का कुछ कम है, और फिर B से उठाकर फिर से A तक लाना है तो ये कुछ कम वर्क होगा। तो वर्क डन फ्रॉम दैट पॉइंट दैट इज B टू A डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। या सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VB माइनस VA माइनस VB, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप से किन दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, B और A के बीच में पूछ रहे हैं या A और B के बीच में पूछ रहे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका साइन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसको हम जैसे किसी भी वायर में लगा देंगे तो इट विल गिव द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते हैं, ओके, ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इट विल गिव द रीडिंग अकॉर्डिंगली कितना वोल्टेज दोनों टर्मिनल्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, ये क्लोज लूप होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। करंट को फ्लो होने के लिए बहुत ज़रूरी है क्लोज्ड लूप, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन
जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी फिर रजिस्टर लगा हुआ है, एक लाइट बल्ब है और एक स्विच है, ठीक है। तो ये तो एक डायग्राम हुआ जो जिसमें विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप रजिस्टर, बल्ब एंड दिस। लेकिन सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम में हम रजिस्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, लाइट बल्ब को इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड स्विच एंड देन बैटरी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या होते हैं, इनके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन। जो बड़ा लाइन होता है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो बैटरी क्या होता है? बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल के बीच में देयर इज ए डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये उसका सिंबल हो गया। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो छोटे छोटे सेल से मिलकर एक बैटरी बन जाएगा। तो एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बैटरी का सिंबल आ गया, ठीक है। प्लग और स्विच ओपन, देखो बेटा यहाँ पर कोई भी की नहीं लगा हुआ है तो ये ओपन होगा। अगर ये ओपन होगा तो करंट जीरो फ्लो होगा, ठीक है। सर्किट में करंट जीरो फ्लो हो रहा होगा। प्लग की और स्विच क्लोज्ड, यहाँ पर करंट नॉट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, ठीक है। जैसे कि हम लाइट का बल्ब ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है। तो जब उसको ऑफ कर देते हैं तो मतलब ओपन सर्किट हो गया, और जब उसको क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और बल्ब आपका लाइट अप कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली वायर जॉइंट, अब ये क्या होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे वायर आके एक जंक्शन पे मिलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको कि जितना करंट इधर से आया उतना ही यहाँ पर जाएगा, ठीक है। I1 प्लस I2, दिस इज इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये सिंपली बेटा चार्ज कंजर्वेशन है ना। जितना चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ से आया, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ से आया, वो यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, ये जंक्शन है, ठीक है। आगे फ्लो करेगा तो जितना यहाँ से आ रहा है, जितना यहाँ से आ रहा है, उन दोनों का समेशन I3 हो जाएगा, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसका करंट इंडिविजुअली अपने में फ्लो कर रहा है, इसका करंट इंडिविजुअली अपने में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये I1 है, ये I डैश है, ये वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब को हम उसके फिलामेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको एक गोले में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज अ लाइट सोर्स, बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है कि उसका हम मैग्नीट्यूड बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कैसे किया जाता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अनदर वन इज कॉल्ड रियोस्टेट, ठीक है। इसमें एक एरो लगा होता है, एरो का मतलब है कि आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। देन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आपको एमीटर एंड वोल्ट मीटर पे हमेशा एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफाइन होगा, मतलब कि आपको ये वाला जो टर्मिनल है इसको हायर पोटेंशियल पे लगाना है, इसको लोअर पे लगाना है। इससे ये जो रीडिंग आएगी ये पॉजिटिव रीडिंग देगा। अगर आपने इस टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल और इस टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पे लगा दिया तो ये रीडिंग नेगेटिव आएगी, है ना। इसमें डिफ्लेक्शन होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर रीडिंग 0 होती है जब आपका पॉइंटर ऐसा होगा, लेट अस से दिस इज एमीटर, तो ये 0 है। अगर पॉजिटिव रीडिंग होगी तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अगर नेगेटिव रीडिंग होगी तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारे सिंबल सर्किट सिंबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो आप अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे और अपनी हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। थैंक यू।